हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक। जैसा कि हम पिछले वीडियो में शिक्षण विधियां पढ़ रहे थे और इससे पिछले वीडियो में हमने शिक्षण के प्रकार और शिक्षण के स्तर पढ़े हैं। तो आज हम शिक्षण विधियों का विस्तृत रूप देखेंगे। लाभ हमने पढ़ लिया था और कितनी शिक्षण विधियां होती हैं ये लगभग हमने पढ़ लिया था। अब विस्तृत रूप से देखते हैं किंडरगार्टन या बालोद्यान शिक्षण विधि। इसका प्रतिपादन या इसके खोज जनक थे एफ ए फ्रोबल जी महोदय थे। और किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों का बगीचा, जैसे हमने आपको बताया था। अब आगे देखते हैं पॉइंट। इसमें शिक्षक एक माली की भांति कार्य करता है। इसमें एक शिक्षक माली की भांति कार्य करता है और छात्र एक पौधे की भांति। जिस प्रकार माली अपने पौधे को काटता छाटता है, पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, वैसे ही सेम इसमें एक शिक्षक को अपने छात्र के प्रति करना पड़ता है। ठीक है। और वो स्वतंत्र रहता है बिल्कुल, अपने हिसाब से ग्रो करना, अपने हिसाब से जो कार्य हो। जैसे पौधा अपने आप से बढ़ता है, ऐसा तो नहीं माली से पूछ के बढ़ता हो। उसी हिसाब से पौधा के हिसाब से बच्चा अपने आप हिसाब से अपना स्वतंत्र रहता है। बस उसको आप देख रेख कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें किसी पुस्तक का प्रावधान नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटी क्लास के लिए है। ये 2 साल से ही बच्चों के लिए उपयोगी होती है। इसमें खेल, आनंद और स्वतंत्रता का वातावरण होता है। इसमें आप खेल का आनंद करा सकते हैं, आनंद का ऐसा चीज़ करिए जिससे बच्चे को खुशी मिलती हो, या उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दीजिए। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ, इसमें पुस्तक की कोई प्रावधान नहीं होता। ठीक है, कोई सिलेबस नहीं, तो पुस्तक नहीं तो कोई सिलेबस नहीं। ठीक है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। शिक्षार्थी को डांट फटकारा नहीं जाता, मतलब उसे डांटना नहीं होता। इस पर न फटकारना नहीं होता। अब तो डांटना किसी में भी नहीं होता है। ठीक है। इस शिक्षण विधि ही नहीं, इस शिक्षण विधि में तो बेसिकली लिखा ही है नोट में, बिल्कुल बड़े बड़े अक्षरों में, डांटना अलाउ नहीं है, डांटना फटकारना। लेकिन वैसे भी कोई भी शिक्षण आप कर रहे हैं तो आप बच्चों को डांट नहीं सकते। ठीक है। वह स्वतः क्रिया करके द्वारा सीखते हैं। आप किसी चीज़ को डांटेंगे नहीं, आप बार बार उस क्रिया को होते दिखाएंगे, वहाँ पे होता रहेगा। उसमें आज नहीं तो कल वो इसमें इन्वॉल्व होगा। जैसे कि आप ABCD वाला कुछ कर रहे हैं, या कोई गेम का बनाए हैं ABCD का सीखने का, या जोड़ने, या 1 2 का। ठीक है। तो बच्चा इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो उसके लिए आप डांटोगे नहीं। आज नहीं, कल इन्वॉल्व होगा, परसों होगा, गेम के थ्रू, नरसों होगा, कभी ना कभी वो इन्वॉल्व होगा। ठीक है। तो आप उसको रोक नहीं सकते। जो मन कर रहा है बच्चा करने दें। ठीक। बस आप एक माली की भांति उसको आप देखने रेख कर सकते हैं। अगले पॉइंट देते हैं। शिक्षार्थी गीतों, उपहारों और क्रियाओं द्वारा सीखता है। जो इसमें शिक्षार्थी होता है, गीत, आप गीत बजाएंगे, जैसे ABCD का कोई गीत बढ़िया, बहुत से गीत होते हैं। ठीक है। या फिर पोएम के भी गीत थोड़ा सा बताएंगे, सुनाएंगे उनको, मतलब बस बजता रहे, या आप सुनाओ, या कोई भी बुला के उसे बोलिए कि कहे। ठीक है। तो और उसके बाद उपहार। आप अगर बच्चा वहाँ नहीं सुनने के लिए बैठता है या नहीं आता है तो उसको डांट के नहीं, फटकार के नहीं, उपहार के माध्यम से बुलाओ, टॉफ़ी दो। ठीक है। आपके लिए ये किया, क्लैपिंग करवाओ, मतलब बच्चों को लगे कि मेरे लिए कुछ हो रहा है। उपहार मतलब ये नहीं हर चीज़ लालच लालच होता है। तो उसमें किस प्रकार से आप कर रहे हो वो बच्चे के लिए है। ठीक है। तो उसको लगेगा कि यहाँ आने से उसको आपको प्यार करें, उसको बैठ के बात करें, मतलब आप उसको अगर उसके साथ खड़े हो जाएंगे तुरंत उपहार के लिए, तो वो भी एक उपहार में आ जाएगा। क्रियाओं द्वारा सीखता है। जब वो उसमें आ जाएगा तो क्रिया करेगा। सब बच्चे कोई ना कोई काम उसमें उसमें अगर सुनने की बात है तो सुनना भी एक क्रिया है। तो उसमें बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। फिर अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। यह विधि छोटे बच्चों और प्ले ग्रुप, मैंने आपको पहले बता दिया था, यह विधि छोटे बच्चों और प्ले ग्रुप के लिए अधिक उपयोगी है। ठीक है। ये 2 सबसे छोटे बच्चों के लिए यही विधि उपयोगी हो जाती है। कौन सी? किंडरगार्टन विधि, 2 साल के बच्चों के लिए भी। अगले विधि की तरफ आते हैं, मॉन्टेसरी विधि। इसके जनक थे डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी जी। आप ऐसे ही याद रखेंगे, मारिया आ जाता है तो बात अलग है, अगर वो मॉन्टेसरी आता है तो तुरंत मॉन्टेसरी विधि तो इन्हीं के नाम पे था, तो आप तुरंत टिक कर देंगे। ये यूपी टेबिट के लिए आता है, यूपी में आता है, पूछ लेता है। और इसके जो पॉइंट है वो सीटेड में या सुपर टेड में पूछता है। यह विधि सभी छोटे बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। छोटे बालक कितने वर्ष के होंगे? इसमें 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए यह विधि, 3 से 7 वर्ष बच्चों के लिए। अब बच्चा 2 वर्ष से थोड़ा बड़ा हुआ, 3 वर्ष का हुआ, 3 वर्ष में बच्चों के थोड़ा सा क्रियाएं बढ़ा देंगे। ठीक है। इस विधि में अगले पॉइंट देखते हैं। इस विधि में बालक स्वतंत्र रहता है। इसमें भी बालक स्वतंत्र, उस पर ऊपर कोई प्रेशर नहीं, कोई ये नहीं कि आपको इस तरह काम करना है या ऐसा करना, कुछ नहीं। स्वयं करके सीखता है। इसमें भी वो खुद को उसको इन्वॉल्व कराइए, कोई भी क्रिया है उसमें उसको इन्वॉल्व कराइए। किस माध्यम से? उपहार के माध्यम से। ठीक है। आप किसी भी माध्यम से उसे डांट फटकार नहीं कर सकते, उसके माध्यम से आपको उस क्रिया में इन्वॉल्व कराइए। इस विधि में बालक
कि ज्ञानेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ आपको मैंने बताया, पहले ही बता दिया, 5 प्रकार की होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो ये क्या है कि आप उसमें उसके इससे जो रिलेटेड जो जैसे आँख हो गया देखना, तो आप बोर्ड लगा दें बड़े बड़े, जहाँ ABCD के चार्ट होते हैं, जैसे देखते नहीं क्लास, छोटे बच्चों को क्लास में ABCD के चार्ट लटके होते हैं, छोटा बड़े के होते हैं, 1 2 के होते हैं, तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो बच्चे देखें। फिर सुनने का आप म्यूज़िक ऐसा या पोएम ऐसी बजाने वाला या कुछ आप सुनाइए जो जिसमें ABCD उसको याद हो, या छोटा बड़ा उसके काम करें, इंद्रियां काम करें बेसिकली, ठीक है। छू के महसूस करें उसका, अपने स्किन से टच करके महसूस करें, मतलब उसकी पांचों इंद्रियां उसमें काम हो। और मांसपेशियां मतलब वो क्रियाकलाप करे, कोई खेल कूद के माध्यम से ही हो, उसका ग्रोथ हो, ठीक है। मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है। तो उसके मांसपेशियों को प्रशिक्षित मतलब सही ढंग से बैठना क्या होता है, चम्मच पकड़ना क्या होता है, मतलब आप डांट के नहीं, उस क्रिया को कराते कराते कि ऐसे पकड़ के जब खाएंगे तो बच्चा खुद ही देख के उस तरह चम्मच से खाएगा खाना को, ठीक है। तो इसमें ये है मॉन्टेसरी विधि, जो 3 से 7 वर्ष के लिए आती है। ये यूपी टेट में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है ऐसे, और सीटेट में ये जो पॉइंट हैं ये पूछते हैं। अगली विधि आते हैं कहानी विधि। कहानी विधि, ये पॉइंट देखते हैं। इस विधि के द्वारा कोई भी ज्ञान बड़ी आसानी से शिक्षार्थी को दिया जा सकता है। मतलब कोई भी विधि हो, इस विधि के द्वारा कितना भी कठिन से कठिन कोई काम हो, बड़ी आसानी से शिक्षक द्वारा डिलीवर किया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है कहानी के माध्यम से, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमारे धर्म की क्या है, कहानियाँ बना बना के हमारे धर्म की बातें वो सुनाई जाती हैं। किसी भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी चीज़ हो, सबके पुराने पुराने धर्म के बारे में बताया जाता है, क्यों? क्योंकि कहानियों के माध्यम से जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। कहानी पद्धति ये पुरानी पद्धति है। इसमें बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। इसमें किसी भी नीरस और बाऊ, मतलब बिल्कुल थका हुआ, और बाऊ बिल्कुल बोर करने वाला विषय वस्तु को रोचक ढंग से पढ़ाया जा सकता है। मतलब कोई भी जैसे बहुत कठिन से कठिन चीज़ है जिसमें बच्चा बिल्कुल नीरस हो, समझना बहुत उबाऊ चीज़ हो, विषय वस्तु हो, उसको बहुत कहानी के माध्यम से कुछ किरदार जोड़ के हम सब रोचक बनाकर सुनाते हैं। जैसे कि कहानी के माध्यम एक मूवी भी हो सकता है, जिसकी बायोग्राफी जब बनती है किसी की, उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि आप सीधे सीधे उसकी बायोग्राफी नहीं देखेंगे, उसमें हीरोइन का भी कैरेक्टर थोड़ा उभार के लाते हैं, हीरो का भी थोड़ा सा बनाते हैं उसी में। तो थोड़ा सा कुछ मिर्च मसाला डाल के उस मूवी को, जो कि बायोग्राफी होती है, ऑटोबायोग्राफी होती है, लेकिन क्या है बनाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ डालते हैं रोचक। क्यों? कहानी के माध्यम से उसे रोचक लगता है आपको। और डायरेक्ट आप सुने हैं, उनके बारे में जानते हैं, लेकिन उतना नहीं, कहानी मूवी देखने ज़रूर जाएंगे, ठीक है। और वो याद भी हो जाएगी उनकी कहानी पूरी, कि उनके क्या क्या कैरेक्टर हुए थे। अगला देखते हैं। यह बच्चों में रुचि और जिज्ञासा का विकास। जब आप उसमें रोचक बना देंगे कोई भी चीज़ को, तो आपके अंदर रुचि ज़रूर उत्पन्न होगी, इंटरेस्ट उत्पन्न होगा, और जिज्ञासा उत्पन्न होगी, उसके जानने की इच्छा। कोई भी कहानी होगी, जैसे बाहुबली पार्ट 1 आपने देखा, उसके बाद पार्ट 2 आया, तो उसके लिए आपने वेट किया काफ़ी कि कैसे हुआ, कटप्पा ने क्यों मारा, ये वो, क्यों? क्योंकि कहानी की आधा चीज़ रुक गई थी। तो रोचक, रुचि और जिज्ञासा उसकी बनी हुई थी। क्यों बनी हुई थी? क्योंकि क्यों मारा था। तो कहानी के माध्यम से ही आपको लगेगा, ठीक है। आगे, यह पर्यावरण शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी है। मतलब ये बेसिकली देखा जाए तो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी, ये तो है सभी के लिए, लेकिन पर्यावरण के लिए कुछ ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। ये क्योंकि ये यूपी टेट में क्वेश्चन आया हुआ कि कहानी विधि किसके लिए ज़्यादा उपयोगी है, तो पर्यावरण के लिए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आगमन विधि। आगमन शिक्षण विधि। आगमन मैंने आपको पहले बता दिया था कि जिसमें उदाहरण देके निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? अरस्तु ने किया था, और बेकन महोदय ने किया था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इस विधि में छात्रों के सम्मुख, मतलब उनके सामने पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, फिर इसके बाद नियम बताए जाते हैं, या नियम फिर या तो निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको निष्कर्ष भी मिलेगा, निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम उदाहरण पहले हम देखते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण जैसे कि मैथ में आप देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ मैथ का, आप जब कभी भी कोई चैप्टर शुरू करेंगे, थोड़ा सा पहले बताया होता है उस चैप्टर के बारे में, जैसे प्रॉफिट लॉस हो, प्रॉफिट लॉस के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद उसके एग्जाम्पल कराए जाएंगे। एग्जाम्पल कम से कम 1 से 15 क्वेश्चन तक होंगे। फिर एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज में भी 1 से 12 क्वेश्चन होंगे। तो उस एग्जाम्पल को, जो उससे पहले चैप्टर से पहले एग्जाम्पल है, उसी के सेम टू सेम उसी पे बस डिजिट चेंज करके एक्सरसाइज होती है। क्यों? क्योंकि वो आगमन विधि से होती है, ठीक है। ये आगमन शिक्षण विधि है। ये फॉलो से लड़कों को स्थायी ज्ञान, जो शिक्षार्थी हैं उनको स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, आगमन विधि। फिर निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जैसे हमको बताना भी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a² + b² + 2ab होता है। तो पहले आप इसको उठा के ऐसा नहीं फार्मूला ही ना बता दीजिए, आप पहले ले लीजिए कि a²
प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको सॉल्व जब करके दिखा देंगे बच्चों को तो फिर बताएंगे कि हाँ ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये चीज़ पहले यहाँ से ना बताकर यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे, अगर वहाँ तक ले गए तो ये आगमन विधि है। अब इसी का और आगे हम पॉइंट देखते हैं। इस विधि द्वारा ज्ञान को स्थायी रूप से ग्रहण किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया था, इस विधि द्वारा ज्ञान को स्थायी रूप से ग्रहण किया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब एग्जाम्पल के माध्यम से उस चीज़ को रूल तक पहुँच जाएगा तो उसको रूल हमेशा याद होगा, और रूल आप कितनों भी रट लो पहले, ठीक है, तो आप कर नहीं सकते। ये विधि, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। ये विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट सामान्य की ओर क्यों? पहले एक हम उदाहरण लिए, उसको सॉल्व कर लिए, उसके बाद जो सामान्य है, सामान्य मतलब हमको याद हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो ये सामान्य होगा, कभी भी यूज़ करें बिल्कुल नॉर्मल होगा। लेकिन उससे पहले हमने क्या किया था, ए प्लस बी का क्या किया था, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का गुणा किया था, फिर उसका फार्मूला निकाला था। ठीक है, विशिष्ट से समान। अगला देखते हैं इसके बाद, मूर्त से अमूर्त की तरफ। मूर्त मतलब जो हमें पहले दिख रहा है। बच्चों को फार्मूला कहाँ से दिखेगा, कोई चीज़ पता नहीं कि सर ऐसा क्यों होता है, तो मतलब आपको पता नहीं, मूर्त है, पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन आपको ये जरूर पता है ए प्लस बी का इंटू करेंगे और ए प्लस बी का इंटू करेंगे तो इसका ऐसे से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये आपको मूर्त, आपको गुणा दिख रहा है, ठीक है, आप गुणा कर रहे हैं। और मूर्त से हम अमूर्त, जो हमें दिख रहा है उसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अमूर्त की तरफ बढ़ेंगे, सूत्रों का अनुकरण करता है। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, विधि तरफ, निगमन विधि। अगर आगमन आया है तो निगमन आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं निगमन क्या है। इसका भी प्रतिपादन अरस्तु जी ने किया था। इस विधि में देखते हैं क्या है, अगला पॉइंट देखते हैं। इस विधि में छात्रों के सम्मुख, उनके सामने पहले नियम प्रस्तुत किए जाते हैं। मैंने वही बताया ना, पहले आप कोई भी, अब टीचर क्या करता है, पहले टीचर आया सीधे बता दिया ए प्लस बी का। मैं इसी को उदाहरण क्यों दिया हूँ, क्योंकि मैं पहले वीडियो में इसका उदाहरण दे चुका हूँ, तो इसी उदाहरण को और अच्छे से ही हम सीखते चलेंगे, ठीक है। ए प्लस बी का उसने दे दिया कि ये भाई आपका फार्मूला है, हर क्वेश्चन पे रखो, सॉल्व कर लो। तो ये क्या होगा, नियम उन्होंने बता दिया। लेकिन बच्चा क्या करेगा, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो वो तो कर लेगा, लेकिन अगर डिजिट चेंज होकर दूसरा आ गया कोई क्वेश्चन एग्जाम में, तो बच्चा वहीं पे भूल जाता है कि ए प्लस बी का फार्मूला लगाएं, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, ठीक है। ये सभी फार्मूले अलग अलग, तो बच्चा नए क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो इसमें क्या है, इस विधि में छात्रों के सम्मुख नियम प्रस्तुत किए जाते हैं और तत्पश्चात उदाहरण देकर समझाया जाता है। तो पहले नियम अगर दे दिया जाए, उसके बाद उदाहरण दिया जाए, तो वो अस्थायी ज्ञान होता है, ठीक है। और अगर पहले उदाहरण से उसको नियम प्रूव कर दिया जाए तो स्थायी ज्ञान होता है। आप देखेंगे, आपकी शिक्षा आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, सभी बीटीसी या बीएड के विद्यार्थी ने 12th या उससे पहले या कोई भी क्लास का, उसमें पहले क्या करते हैं, टीचर आके नियम का उसको पहले सॉल्व कराते हैं, प्रूव कराते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। अगली विधि की तरफ चलते हैं। इस विधि से शिक्षार्थियों के रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आप हमेशा याद हो गया, हमको याद हो गया है, जगह के भी पूछोगे तो मैं बता दूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कोई भी बता देगा, क्योंकि उसने रट चुका है। और रटी हुई चीज़ एक ना एक टाइम पे अगर यूज़ नहीं होगी तो भूल ही जाएगी, ठीक है। तो ये अस्थायी ज्ञान के प्रेरित करती है। अगले पॉइंट देते हैं। यह विधि बाल केंद्रित नहीं है। बाल केंद्रित नहीं है क्यों? क्योंकि ये रटने की प्रवृत्ति है। अगर रटने की प्रवृत्ति ना होती इसमें तो बाल केंद्रित होती, ठीक है। तो ये शिक्षक केंद्रित है। शिक्षक अगर कराएगा तो आप रटेंगे, रटने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और रटने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो बाल केंद्रित नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या, इसमें सामान्य से विशिष्ट सभी को बता दिया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लगाओ और आंसर पाओ। तो सभी बच्चे उसमें सामान्य की तरह से विशिष्ट एक उत्तर पा गए, ठीक है। आंसर उन्होंने मिलकर, आंसर क्या है विशिष्ट, और फार्मूला रख के सॉल्व किया, वो सामान्य प्रकरण है, ठीक है। अगले की तरफ बढ़ते हैं, निदान। निदान विधि क्या है? निदान का प्रतिपादन किया था लाइटर बिटमैन ने किया था, महोदय ने किया था। और निदान जो शाब्दिक अर्थ है निदान का, कारणों की खोज करना, मतलब किसी चीज़ के समस्या का कारण आपको पता करना, निदान यही है। निदान का और सब अच्छा समझा है कि निदान का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था इससे पहले वीडियो में, कि जब कोई डॉक्टर है वो क्या करता है, आप जाते हो तुरंत वो इंजेक्शन लगा नहीं देता है तुरंत, या अपने आप से मशीन में डाला, ऐसा नहीं चेक कर लिया क्या रोग है, क्या समस्या है, जैसे सिर दर्द है और उसको पेट दर्द की दवा दे के भेज दे, ऐसा नहीं। वो पहले आपकी बात सुनेगा, आपसे पूछेगा क्या प्रॉब्लम है, तो वो सुनेगा पहले। जितना अच्छा डॉक्टर होगा उतनी देर आपकी समस्या को सुनेगा। और उपचार अगर निदान वो कर लेगा, मतलब निदान मतलब वो समस्या का कारण पता करना, ठीक है। अगर वो समस्या का कारण खोज कर लेगा, जितनी अच्छी, जितना आपकी बातें सुनेगा वो डॉक्टर,
उतनी ही देर उतना उससे कम सेकंडों में उसका उपचार कर देगा कि भाई ये दवा है, खाओ तुरंत आराम हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कोई डॉक्टर बिजी होता है, आपकी समस्या को पूरी नहीं सुनता और दवा दे देता है, आपको वो सूट नहीं करती या आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है। तो ऐसा होता है, कभी कभी नहीं कहते मुझे ये आराम नहीं मिला, तो ये रीज़न होता है कि डॉक्टर उतनी देर तक आपका निदान नहीं करता, निदान विधि का यूज़ नहीं कर रहा है, आपके कारणों की खोज नहीं कर रहा है। वो तुरंत देखा और जनरल माध्यम से सामान्यकरण से आपको दे के चला भेज दिया, जैसे सरकारी अस्पतालों में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस विधि में शिक्षक छात्र की शैक्षिक समस्याओं शैक्षिक समस्याएं ऐसा नहीं कि जो विद्यालय में हो, घर में भी हो सकती हैं। जैसे घर में विद्यार्थी को होमवर्क दिया गया नहीं पूरा हुआ, तो वो क्या है, शैक्षिक समस्या है। उसके माता पिता वो ध्यान नहीं दे रहे बच्चों पे, वो क्या है, शैक्षिक समस्या है, क्योंकि उससे शिक्षा से संबंधित है। उसका होमवर्क नहीं पूरा हो रहा है, उसको याद नहीं हो रहा है, वो उसको क्रियाएं नहीं कर रहा जो विद्यालय के लिए दी जा रही हैं, तो उसको क्या है, सब शैक्षिक समस्याएं हैं। आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि शैक्षिक समस्याएं क्या भी हैं। तो आप ये ना जानिए कि विद्यालय से स्कूल से रिलेटेड ही नहीं, घर पे भी होगा जो स्कूल का काम होगा या स्कूल से रिलेटेड, वो भी सब शैक्षिक समस्याएं। तो विद्यालय के टीचर को विद्यार्थी के पूरी समस्याओं को ध्यान देना पड़ता है कि विद्यार्थी क्या है, कैसे क्या कैसे, ठीक है। तो शिक्षक की शैक्षिक समस्याओं को खोज करना या कारण की खोज करना, जो शिक्षार्थी है उसकी शैक्षिक समस्याओं का कारण खोज करना कि क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या, होमवर्क बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, निदान विधि का यूज़ करेंगे। निदान निदान विधि का यूज़ करना मतलब आप शिक्षार्थी से बैठ के बात करेंगे किसी न किसी माध्यम से, कि आप घर पे जाते हो तो क्या होता है, पूरी क्रियाकलाप पूछोगे, तो पता चलेगा उसके पापा आते ही नहीं घर, उनकी मम्मी उनके रूप बच्चे के रूप में कभी बोलती ही नहीं, खाना बद दे देती हैं। तो ये सब आप क्या समस्याओं को जाने, उसका बाद आप उपचार करोगे। पहले आप डायरी के माध्यम से करो, उससे पहले आप थोड़ा सा बच्चे से ही कहोगे जो आपको उचित लगे, उसके बाद आप डायरी में नहीं होता है कुछ उपचार, फिर आप उनके अभिभावक से बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, एक आपको शिक्षक की तरह आपको ये सब यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए ये सब यूज़ होते हैं कि आप एक बैठे बैठे एक शिक्षक विद्यार्थी के घर के पूरा माहौल जान सकता है। क्यों? क्योंकि इन विधियों के माध्यम से, और जानना भी उचित है, क्योंकि विद्यार्थी को विद्यालय में ही नहीं, उसके घर में ही कैसे रहना है वो बिल्कुल जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब वो 4 विधि आ जाता है। इस विधि में छात्रों की शैक्षिक समस्या, जो समस्याएं थीं, उनके कारण की खोज, उनके कारणों को जानने, जो हमने जाना निदान के माध्यम से जाना, निदान विधि के माध्यम से हमने जान लिया उस कारण को, उसका समाधान जो करेंगे हम, उपचार देंगे, वो क्या होगा, जो समाधान करेंगे वही उपचार होगा, उपचार विधि। समाधान मतलब जैसे डॉक्टर आपको पहले आपके बारे में जान लेता है कि हाँ भाई पेट दर्द है, कहाँ पे दर्द है, नहीं आपको पकड़ पकड़ के देखता है कि हाँ यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे सांस लो छोड़ो, ये सब, ठीक है। तो वो फिर क्या करता है, जो उसके बाद जो दवाई देता है या सुई लगाता है, ठीक है, वो जो भी बताता है प्रिकॉशन यूज़ करने की, आप दाल ना खाइए या दाल खाइए तो ये मत खाइए, सब्जी मत खाइए, ये सब चीज़ें क्या है, उसका उपचार बताता है। तो वो उपचार है, किसी समस्या का कारण आप जाने निदान विधि से, उसके बाद उपचार विधि से उसका उपचार करें। अब एक नोट है, हमेशा किसी समस्या का निदान, जब कभी निदान क्वेश्चन में आएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया होगा, निदान क्वेश्चन में आने के बाद या उपचार क्वेश्चन में आने के बाद, तो उसके बाद उपचार ही विधि होगी या निपचान या निदान होगा ऑप्शन में, ठीक है। अगर निदान क्वेश्चन में है, अगर फिर ऑप्शन में उपचार विधि है, तो निदान के बाद हमेशा जब कारण जान लोगे तो उसका उपचार भी तो करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं तो कारण जान के शिक्षार्थी का उसका भला हो गया, नहीं, उसका कारण जान के उसका उपचार भी आपको करना पड़ेगा। विद्यार्थी को जान गए कि होमवर्क नहीं पूरा करते, उनके माता पिता उसको ध्यान नहीं देते, तो उसका उपचार भी करेंगे कि जान के छोड़ देंगे, उसका उपचार करेंगे। तो ऑप्शन में हमेशा उपचार होगा कहीं ना कहीं, उसको आप पहचानें, उपचार में टिक करें, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, विश्लेषण। विश्लेषण का अर्थ होता है तोड़ना, विश्लेषण करना मतलब एक एक चीज़ को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ तोड़ के बोलना या बात करना या जानना। अगले पॉइंट देखते हैं। इस विधि में शिक्षण एकीकृत तथ्यों को तोड़कर, जो शिक्षण एकीकृत मतलब एक है बिल्कुल, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़कर शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना। जो उसके बाद शैक्षिक समस्याएं मतलब जो तोड़ोगे, एक एक पॉइंट को बिल्कुल सॉल्व करना, विस्तृत जानकारी देना, जो समस्याएं होंगी उसमें जो कठिन शब्द होंगे या जो भी जानकारी होगी उसको शैक्षिक समस्या समझ के उसका समाधान करना। जैसे विद्यालय, बच्चा विद्यालय नहीं बोल पा रहा है या नहीं लिख पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको पहले कहेंगे बेटा विद्यालय लिखो, विद्या लिखो। विद्या वो बोल ले रहा है, जैसे नहीं बहुत बच्चे हकलाते हैं, वो कहते हैं विद्या करेंगे, तो उनको क्या करना है, उनको विद्यालय बुलवाओ, विद्या बुलवाओ, विद तो वो विद्या बोलेंगे, ठीक है। और नहीं बोलते तो वी बुलवाओ, फिर द्या बुलाओ, और यही सब क्या है। अगर विद्या भी नहीं बोल पाते तो उनको वाह बुलाओ, पहले फिर द्या बुलाओ, फिर आगे बन के वी बुलाओ, फिर द्या बुलाओ, ठीक है। फिर उसको जुड़वाओ, फिर उसको बुलाओ विद्यालय, विद्या बुलाओ। ऐसे अगर नहीं जान पाते तो ऐसे भी करना है, फिर उनको क्या करना है, विद्या बुलाओ फिर आलय बुलाओ।
जब इनको विद्यालय 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 करेंगे तब उनका मुंह से निकलेगा विद्यालय। ठीक है, तो ये क्या हो गया, छोटे छोटे पार्टों में पहले तोड़ना क्या हुआ था, ये जो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा गया था वो क्या था, ये विश्लेषण था, विश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया था। आगे आते हैं, अगर विश्लेषण विधि है तो फिर संश्लेषण विधि भी होगा, ध्यान रखिएगा। मतलब ये सब ये अपने आप में साथ रहती हैं। ठीक है, कि संश्लेषण और निदान जैसे उपचार हो गए साथ में, वैसे विश्लेषण और संश्लेषण होती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संश्लेषण का मतलब जोड़ना, जो हमने तोड़ा था उसको जोड़ेंगे। कैसे, इस विधि में एक शिक्षण खंडित तत्व, जो छोटे छोटे तथ्य हैं उनको जो जानकारी मिली है उसको आपस में जोड़कर शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना। जैसे अब बच्चा इसमें विद्या जानता है बोलना, ठीक है, आलय जानता है, तो अब उसको क्या बुलवाओगे आप, विद्यालय बुलवाओगे। सेम वही चीज़ फॉलो कर रहे हो, लेकिन कैसे, पहले वो विद्यालय आपको जानवाना था तो आप विद्यालय बुलवा रहे थे, रटवा रहे थे, फिर आलय बुलवा रहे थे, फिर उसको विद्यालय बुलवाए। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले ये विद्या उसको पता है, ठीक है, या नहीं पता तो पहले विद्या बुलाई, फिर आलय बुलाई, फिर विद्यालय पे आप बढ़े। उसमें क्या था कि आप विद्यालय आपको दिया गया था, उसको तोड़ें, विद्या बनाएं, फिर आलय बनाएं। ठीक है, इसमें पहले ही आपको विद्या अलग से दे दिया, आलय अलग से दे दिया गया, और आप विद्यालय की तब बढ़ेंगे। तो ये हो गया संश्लेषण विधि, जिसका मतलब है जोड़ना। अब आते हैं प्रश्नोत्तर विधि, इसका जनक देव सुकरात जी थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इनका पॉइंट देखते हैं। इस विधि का प्रयोग करके शिक्षार्थियों में अभिवृत्ति या जिज्ञासा, अभिवृत्ति मतलब इंटरेस्ट, ठीक है, या जिज्ञासा, इसको अभिवृद्धि हो गया, जिज्ञासा का विकास होता है। अगर किसी भी बच्चों में ऐसा क्यों कि क्वेश्चन पूछने से अभिवृत्ति का जिज्ञासा, तो बहुत अच्छे दब भी जाते हैं। दब मतलब यहाँ पे कि वो डर जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। नहीं, तो हर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं, उसके स्तर के हिसाब से हमें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछो, बच्चा नहीं बता पा रहा और स्तर घटा के पूछो, फिर बच्चा नहीं और स्तर बचाओ, फिर नहीं जान पा रहा तो शैक्षिक संबंधों से छोड़कर उसके जीवन से पूछो, वहाँ बताएगा जिसमें उसको इंटरेस्ट है, फिर वहाँ से आप उसको उठाओ हल्का सा और शैक्षिक फिर पूछो, फिर आप शैक्षिक स्तर बढ़ाते बढ़ाते उससे क्वेश्चन पूछे जाओगे, उसकी जिज्ञासा बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं आप पहुँचो बच्चे से पहले ही पूछ लो कक्षा 2 के बच्चों से कि A+B का होल स्क्वायर बताओ, या कुछ भी बताओ, आप टेबल 15 का टेबल सुनाओ हमें, तो बच्चा क्या होगा, नहीं सुना पाएगा। बच्चों को पता ही नहीं, 15 नहीं पता टेबल क्या बात है। लेकिन बच्चों से अगर आप पूछो कि 1 बताओ क्या बेटा कैसे बनता है, तो वो 1 बताएगा। 3-4 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, फिर 2 पूछोगे, 2 बताए 3। ऐसा नहीं पूछो, आप बोल दो कि 735 लिख के दिखाओ, तो बच्चा क्या है, नहीं लिख पाएगा। ठीक है, या कोई कोई बच्चे होते हैं वो उनको पता है वो लिख देंगे, लेकिन जो अधिकतर बच्चे नहीं लिख पाएंगे, तो उनके लिए क्या है, पहले A1 लिखाओ, फिर 2 लिखाओ, फिर 7 लिखाओ, फिर 3 लिखाओ, फिर 5 लिखाओ, फिर ऐसे ऐसे आप बढ़ते जाओगे 735 की तरफ। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप प्रश्नोत्तर विधि से इंटरेस्ट बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसका एक शिक्षक बाकायदा शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा हुआ हो। ऐसा नहीं कि शिक्षार्थी को देखा नहीं क्लास 10 का है और क्लास 12 का उससे क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, पहले आप अगर विद्यार्थी से आप मिले हैं पहली बार या पहले तुरंत पूछ रहे हैं, तो क्लास 10 का बच्चा है तो 9th का क्वेश्चन पूछो। अगर उससे भी नहीं जोड़ पाता तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछो 8th 7th 6 का, कि बच्चा उसको बताएगा, फिर 10th तक हम लेके जाएंगे, 10th को हमको पढ़ाना है ना, तो पहले बच्चों को जोड़ेंगे, इंटरेस्ट जिज्ञासा बढ़ाएंगे। कक्षा में 1 घंटे के पीरियड है तो उसमें बैठ के बिल्कुल पढ़े ढंग से। ठीक है दोस्तों, टाइम ज़्यादा हो गया, इसी के साथ रोक रहा हूँ। आगे फिर 10 हैं शिक्षण विधियाँ, उनको भी पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।